द्विघात समीकरण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने प्रश्नावली 2 के अंदर जो बहुपद पढ़ा था उसके अंदर एक बहुपद इस प्रकार का था जिसमें अपन बोलते थे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इस बहुपद को अगर हम जीरो के बराबर कर दें तो ये एक द्विघात समीकरण बन जाता है। द्विघात बहुपद को ही द्विघात समीकरण कहते हैं यदि वो जीरो के बराबर हो जाए। तो द्विघात समीकरण हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि आपने दूसरी प्रश्नावली के अंदर जो द्विघात बहुपद पढ़े थे उसमें बराबर जीरो नहीं था, उसके आप लोगों ने शून्य ज्ञात किए, शून्य को तथा गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच की। अब यहाँ हम द्विघात समीकरण को हल करेंगे और हल करके इसके जो समीकरण के जो है शून्य ज्ञात करेंगे, या फिर कह सकते हैं कि समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। अब पहले पता करते हैं कि द्विघात समीकरण के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी। हमें प्रश्नावली 4.1 के अंदर दे रखा है कि आप लोगों को ये बताना है कि दिए गए जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण है कि नहीं है। यदि इनमें एक्स स्क्वायर बचता है तो द्विघात समीकरण होगा, और यदि नहीं बचता है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो हम इन सबको सरलतम रूप में ला करके फिर पता करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो आपका एक्सरसाइज जो है 4.1 का पहले क्वेश्चन का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 4.1 की बात करेंगे हम, और इसमें जो है पहले क्वेश्चन के अंदर जो कुछ सवाल दे रखे हैं। जैसे पहले का पहला सवाल हम बात करें, -3। इसका बहुत ही सिंपल तरीके से अगर हम इसको सोल्व करें तो ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली सरसमी का नंबर फर्स्ट वो लग जाएगी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ एक ही जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2x से 1 से मल्टीप्लाई करो प्लस 1 का स्क्वायर बराबर इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2x माइनस 2 3 6। अब क्या करेंगे जी, अब यहाँ जो है एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस का 1 माइनस के 2x और प्लस का 6 बराबर इधर बचेगा 0। आपने समझा होगा कि हमने 2 को और 6 को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये जो है इनके चिन्ह बदल गए। तो 2x प्लस माइनस के कट गए, हमारे पास में ओवरऑल क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 6 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम कह सकते हैं क्योंकि चर की घात 2 है, या ऐसे कह सकते हैं कि बहुपद की घात 2 है। यदि बहुपद की घात अगर 2 है तो द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि बहुपद की घात 2 है, अतः ये एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण होगा। आप लोगों को समझ में आया होगा ये सवाल। बहुत ही छोटा और सिंपल सवाल है। ये जो है 6 7 8 सवाल दे रखे हैं। 8 में से जो डिफ़िकल्ट लग रहे हैं वो मैं आप लोगों को सभी को बता देता हूँ। इसमें से आधे 8 में से 4 बता देता हूँ, 4 आप लोग खुद ट्राई करें। जैसे दूसरा आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरे के अंदर माइनस का डिजिट है तो थोड़ा मैं बता देता हूँ आप लोगों को। हो सकता है कि माइनस की वजह से कुछ परेशानी आपको हो जाए। तो देखिए, जो भी है मैं आप लोगों को शॉर्टकट में थोड़ा बताऊंगा, आप लोगों को सीधा समझना कि इस तरह से होगा कि नहीं होगा ये भी पता चल जाएगा, और समीकरण को हल करना आ जाएगा। बाकी जो तरीका है नोटबुक के अंदर आप लोग जिस तरीके से फेयर तरीके से उतारते हो वो आप देख लेना कि इस तरीके से उतारना है। दूसरा मैं आपको सीधा बताता हूँ कि यहाँ जो है बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, ये माइनस के 2 और 3 गुणा करेंगे। माइनस के 2 को प्लस के 3 से गुणा किया तो माइनस के 6, माइनस के 2 के माइनस के x से गुणा किया तो प्लस के 2x। तो यहाँ इसको कैसे देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 2x प्लस के 6 बराबर 0, इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ पर 0 बच गया। अब 6 प्लस का हो गया, 2x माइनस का हो गया, तो इसका ओवरऑल आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 6 बराबर 0। ये द्विघात बहुपद होगा। आप लोग देख सकते हैं इसको, अगर ये आपको समझ में आया तो। अब बात करते थे इसके आगे के सवाल की। आगे के कुछ सवाल आप लोगों को आते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट लेवल के सवाल है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि चौथा नहीं जी, छठा है, तो क्या आंसर मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। जिस तरह से यहाँ पर सरसमी का फर्स्ट लगाए थे यहाँ समीकरण सेकंड लगाएंगे, तो यहाँ माइनस के 4x आ जाएंगे, प्लस के 4 आ जाएंगे। कैसे आए आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ पर जो है हमारा रिजल्ट निकलेगा जी माइनस के 7x इज इक्वल टू नहीं करेंगे, माइनस के 7x माइनस के 3 बराबर 0, यानी 7x प्लस 3 बराबर 0। तो ये द्विघात बहुपद नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये सारे सवाल परफॉर्म करने हैं। इनमें से किसी भी सवाल में कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी ये जो है हो चुके हैं। एक मैं 8वां लास्ट बता देता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्टकट के अंदर। देखिए, x³
एक्स क्यूब माइनस के 4x² माइनस का x प्लस का 1 a माइनस बी का होल क्यूब। सर समीकरण नंबर 6 जो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी थी। एक्स ए माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब b क्यूब 3ab कोष्टक a प्लस बी a माइनस बी। तो इसका आंसर होगा जी, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ सर समीकरण साइड में। a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है वो क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3ab कोष्टक a माइनस बी। देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से इसको खोलेंगे तो x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस का 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2 और कोष्टक में x माइनस 2। इसको थोड़ा सरल करेंगे तो क्यूब से तो क्यूब पहले ही काट दो आप, क्या बचेगा माइनस के 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर 2 का क्यूब हो गया जी माइनस के 8, 3 दूनी 6 6x माइनस के और कोष्टक में x माइनस 2। इसको अंदर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा 6 को, तो कर लेते हैं x² माइनस के x प्लस 1 माइनस के 8 माइनस के 6x² प्लस के 12x। देखिए तो 4 में से 6 गए तो 2x², 12 इधर आके माइनस का हो जाएगा तो 12 और 1 13x, 8 इधर आके प्लस का हो जाएगा तो प्लस के 9 बराबर 0। ये आंसर होगा जी इसका। यह आपके जो है मैंने कौन सा करा दिया इसका 8वां। 3-4 सवाल मैंने आपको करवा दिए और 4 आप लोगों को खुद ट्राई करना है। इस सवाल को ये जो बचे हुए हैं ये सभी आप कर सकते हैं आराम से। हम बात कर लेते हैं दूसरे सवाल की जिसके अंदर हमको समीकरण बनाने हैं। देखिए द्विघात समीकरण के अंदर हमने पिछली तीसरी प्रश्नावली के अंदर पढ़ा था कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली के अंदर जो समीकरण बनाने होते थे तो हम लोग उसमें जो लास्ट में हमसे पूछा जाता था उसी को हम x y मानते थे, दो चर के रूप में। इस प्रश्नावली के अंदर हमको दो जो है कंडीशन वही रहेगी, लेकिन जो मानना है जो लास्ट में पूछा है, दो चीज़ें जो पूछी है उन दोनों को x के पदों में ही मानना है। मतलब एक x मानेंगे दूसरा x के रूप में ही दिखेगा। किस तरह से दिखता है हम सवाल की कंडीशन पर डिपेंड करेगा, मैं आपको समझाता हूँ। आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि दोनों को x के रूप में ही दर्शाना है। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये द्विघात समीकरण यहाँ पर स्क्वायर होगा। और मैं कारण भी थोड़ा और फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए इस सवाल के अंदर, इस प्रश्नावली के अंदर आप लोगों को कुछ टर्म कुछ वर्ड याद रखने हैं। वर्ड क्या है, एक तो वर्ग आएगा सवाल के अंदर। अगर वर्ग आता तो समझ जाना कि द्विघात समीकरण में से आया है, दोनों को x के पदों में ही मानना, y नहीं मानना इसके अंदर। दूसरा क्षेत्रफल, वर्ग और क्षेत्रफल दोनों में ही स्क्वायर होता है। तीसरा गुणनफल, दो चरों को अगर आप गुणा करेंगे तो स्क्वायर ही आएगा। और चौथा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के अंदर भी क्या होता है, वर्ग स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर, तो वर्ग होता है। और हो सकता है कि चाल दूरी समय वाला कॉन्सेप्ट आ जाए। चाल दूरी समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसमें क्या होगा कि हम समय और चाल को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी वर्ग होगा। तो कुल मिलाकर के x का स्क्वायर होना चाहिए। जिस सवाल के अंदर x का स्क्वायर होगा इसका मतलब आप लोगों को एक ही चर के रूप में मानना है, y नहीं मानना। इसके अंदर आप ये नहीं कहे कि एक y, एक x से दूसरा y है, नहीं तो आपका सवाल शुरू से ही गलत हो जाएगा। उसके बाद में आगे उसका सही होने का कोई चांस नहीं है। और फिर उसको आपको जब तक समझ में आएगा तब तक उसका आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। उस टाइम को बचाने के लिए हम लोग जो है पहले ही इस बात के लिए अलर्ट रहेंगे। तो आप लोगों को सबसे पहला सवाल दे रखा है, दूसरे का पहला। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो लास्ट में क्या पूछा, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई। तो माना कि भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। अब यहाँ आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर आपने चौड़ाई क्यों माना, लंबाई को क्यों नहीं माना? क्योंकि इन्होंने बोला है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो चौड़ाई को डबल करना पड़ेगा। तो x चौड़ाई को मान लेते हैं, उसको 2x करेंगे तो डबल हो जाएगा। इस तरीके से माना कि भूखंड की चौड़ाई x मीटर है। अतः जो लंबाई होगी वो होगी दुगने से एक अधिक 2x प्लस 1। अब आप समझ सकते हैं कि हमने चौड़ाई और लंबाई दोनों को x के टर्म के अंदर ही, x के पदों में ही माना है। चौड़ाई x मानी, लंबाई भी x के रूप में ही है, y नहीं दिख रहा आप लोगों को। ये चीज़ है इसके अंदर। और देखिए इसके अंदर एक वर्ड आया है, आप प्रश्न को वापस देखें कि जो है वो उसका क्षेत्रफल दे रखा है। तो क्षेत्रफल मैंने बोला है कि वर्ग, गुणनफल, क्षेत्रफल, ये वर्ड, समकोण त्रिभुज, चाल दूरी समय, ये वर्ड आगे। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को दोनों को x के पदों में ही लेकर के चलना है। जो दो कंडीशन, जो भी दो पूछेंगे अपने को लास्ट में, उसको x के पदों में लेकर चलना है। अब दिया गया है कि क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। द क्षेत्रफल इज 528 मीटर स्क्वायर, द एरिया इज 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई इंटू चौड़ाई, तो क्या सीधा अपन ये कर देंगे 2x प्लस 1 लंबाई इंटू चौड़ाई x बराबर 528 मीटर स्क्वायर। x को 2x से गुणा किया तो 2x का स्क्वायर प्लस x को 1 से गुणा किया तो 1
बराबर 528, और इसको थोड़ा और इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस के x माइनस के 528 बराबर 0। ये जो है समीकरण बन चुका है। ये अपने को यही बोला कि आप द्विघात रूप में इसको निरूपित कीजिए, आप इसको हल नहीं करना है। फिर भी अगर आपको इसको हल करना है तो इसके गुणनखंड से कर सकते हैं। गुणनखंड विधि मैंने आप लोगों को दूसरे चैप्टर के अंदर पढ़ा रखी है, और वैसे भी इसके आगे हम सवाल करेंगे। अगर एग्जाम में इसी सवाल का ये पूछते हैं कि आप ज्ञात कीजिए तो आराम से हो जाएगा उस समय, क्योंकि आप 4.2 और 3 पढ़ेंगे, उसमें आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि कैसे करता है। तो फिलहाल हम इस सवाल को यही रोकते हैं, क्योंकि इतना ही पूछा है। दूसरा भी इसका यही साथ में कर लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है जी, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दो पूर्णांक है, एक को x मानना, दूसरे को क्या मानना है? x के पदों में ही मानना, y नहीं बोलेंगे आप लोग, क्योंकि y इसमें नहीं मानते हैं। और इसमें गुणनफल वर्ड आ रखा है। अगर ये एग्जाम में आता है तो आपको ये नहीं पता चल रहा है कि चौथी प्रश्नावली में से आया या तीसरी में से आया, तो फिर आपको क्या करना है? आप लोगों को ये गुणनफल वर्ड पकड़ना है। इसकी वजह से आपको सीधा पता चल जाएगा कि ये जो सवाल है ये कौन सी प्रश्नावली से आया है, चौथी प्रश्नावली से आया है। तो दो क्रमागत मान लेते हैं, माना कि पहला पूर्णांक x है, धनात्मक पूर्णांक है। क्रमागत का मतलब एक के जस्ट आगे दूसरा, और धनात्मक का मतलब प्लस के सब संख्या है। एक 15 है तो दूसरा होगा 16, या ऐसा कह सकते हैं एक 15 है तो दूसरा होगा 15 प्लस 1। अब 15 में तो एक जोड़ते हैं तो 16 आता है। x में क्या जोड़े? 1। दूसरा क्या होगा? दूसरा पूर्णांक x में 1 जोड़ दो, x प्लस 1। ये अगला क्रमागत हो गया जी। दोनों का गुणनफल 306 है, तो x को गुणा करो x प्लस 1 से, और आंसर आएगा 306। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306, यानी अपना समीकरण क्या बना? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 306 बराबर 0। इस तरीके से करना। ये कौन सा हो गया जी? दूसरा। अब तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं, माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। बताइए माँ की आयु कितनी हो जाएगी? माँ की वर्तमान आयु में हम जोड़ेंगे x के अंदर 26 वर्ष बड़ी उसकी माँ उससे। रोहन की माँ उससे कितना वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष। तो x में कितने जोड़ दिए? 26, क्योंकि x किसकी आयु है? रोहन की आयु है। अब उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु, रोहन की तो हो जाएगी जी, x के अंदर 3 जोड़ दो, x प्लस 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद क्या होगा? 3 बढ़ेगी। और माँ की क्या हो जाएगी? माँ की हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3 वर्ष, यानी आप ओवरऑल क्या कह सकते हैं? x प्लस 29 वर्ष। अब प्रश्न के हिसाब से उन दोनों की 3 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है जी? 360 वर्ष। तो प्रश्नानुसार गुणा कीजिए, x प्लस 3 को गुणा करेंगे x प्लस 29 से, और वो हो जाएगा 360। x को x से गुणा किया x स्क्वायर, x को 29 से गुणा किया 29x, 3 को x से गुणा किया 3x, 29 को 3 से किया 87, और बराबर 360। एक्स स्क्वायर प्लस के 29 और 3 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। यह है जो अपना द्विघात समीकरण बन चुका है। यहाँ पर इसको थोड़ा माइनस करेंगे तो क्या बचेगा पीछे? 3 60 60 और 27, 60 327 गए तो 273, 273 माइनस के। ये जो है अपना द्विघात समीकरण बन चुका है। इस सवाल में यही करना था अपने को।